हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे प्रकृति ने तो अपार संसाधन दिया है। सोना, चांदी, हीरा, यूरेनियम, कोबाल्ट, कोयला, यानी प्रकृति ने संसाधन से भरपूर उस देश को बनाया है। लेकिन वहाँ के लोग अभी भी बहुत गरीबी में जी रहे हैं। दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में जिसकी गिनती होती है, और कई सारे लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि वो धरती का नरक है। अब कल्पना कीजिए, जिसके पास सोना, हीरा, यूरेनियम जैसा कीमती चीज़ हो, वो आखिर वो इतना गरीब क्यों है। इसकी कहानी को भी मैं बताऊंगा। तो आइए, सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि मैं किस देश की कहानी बताने जा रहा हूँ। कौन ऐसा देश है जो दुनिया में इतना समृद्ध है लेकिन वहाँ के लोग गरीब हैं। हमारे देश के बारे में भी ये कहा जाता था कि भारत अमीर है लेकिन भारत के लोग गरीब हैं। संसाधन रहने से सिर्फ नहीं होता है, संसाधनों का सही ढंग से सदुपयोग करने से देश आगे बढ़ता है, लोगों की गरीबी दूर होती है। तो मैं बात कर रहा था द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मध्य अफ्रीका का देश है, और इस देश के बारे में सारी जानकारियां आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। जैसे उसका लोकेशन, वहाँ के लोगों का जीवन, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के इंडस्ट्री, वहाँ के लोग जो हैं, इन सब बातों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैं हूँ सुनील आनंद सर, और आप देख रहे हैं आनंद सर SSG पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी इनको भेजें। क्लास 5 में एक चैप्टर है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। इस चैप्टर को मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। तो आइए, सबसे पहले हम लोकेशन देखें। गूगल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मध्य अफ्रीका का देश है। इसके उत्तर में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, जबकि दक्षिण में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सूडान का हिस्सा पड़ता है। इसके दक्षिण में अंगोला और जाम्बिया नामक देश है। इसके पश्चिम में वैसे मैं बताऊं, कांगो 2 भागों में बटा हुआ है। मैं जिस कांगो की बात कर रहा हूँ उसके बगल में अभी एक कांगो देश है, कैबिंडा और गैबन। ये सब देश जो है कैमरून कांगो के पश्चिम में हैं। युगांडा, तंजानिया, रवांडा और जाम्बिया इसके पश्चिम में हैं। और इन सब के बीच में लगभग 23,44,854 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह देश, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश अवस्थित है। और इस देश से होकर के इक्वेटर गुजरता है। जाहिर तौर पर यह टॉरिड जोन का देश है, और जो टॉरिड जोन के देश होते हैं, टॉरिड जोन का जो एरिया होता है आपको पता है वो हॉटेस्ट होता है, वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो आइए कुछ फैक्ट्स को देख लें कांगो रिपब्लिक के बारे में। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था। पहले इसको जायरे कहा जाता था। यहाँ पर जो नदी कांगो रिवर बहती है उसको भी जायरे रिवर के नाम से जानते हैं। जायरे अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा नदी है नील के बाद। आपको पता है कि नील नदी कॉन्टिनेंट की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और इसके बीच से होकर के कांगो जो नदी बहती है ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कुछ फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। कांगो की राजधानी किंशासा है। किंशासा शहर को मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का शहर है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, किस तरह के वहाँ ट्रैफिक की स्थिति होती है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वहाँ। अब काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, बावजूद आपको दिल्ली, मुंबई जैसी झलक वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। सड़कें टूटी फूटी हैं सभी जगह। अगर मेन जगह को छोड़ दें तो किंशासा के भी जो बाहरी इलाके हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। नालियों की सफाई नहीं होती है, पूरा कूड़ा कचरा भरा हुआ रहता है। क्योंकि गरीबी है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है इस देश में, इसलिए ऐसी स्थिति बन पा रही है। तो किंशासा यहाँ की राजधानी है। यहाँ का की जो करेंसी है उसको कॉन्गलीज फ्रैंक कहते हैं। यहाँ के जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसको कॉन्गलीज फ्रैंक कहा जाता है। एरिया के बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ का टोटल एरिया
44,858 स्क्वायर किलोमीटर है। हमारे देश का एरिया कितना है? हमारे देश का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप तुलना कर सकते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ क्या है 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ 3 बड़े शहर हैं हमारे देश में, 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। उसी तरह से कांगो रिपब्लिक में भी किंशासा, लुबुम्बाशी और कनंगा, ये 3 प्रमुख शहर यहाँ के हैं। यहाँ के ऑफिशियल भाषा फ्रेंच है, लेकिन मैं बता दूं कांगो जो देश था वह 1960 से पहले एक उपनिवेश था, लेकिन उपनिवेश वो फ्रांस का नहीं, बेल्जियम का था। मैं बता दूं फ्रांस और बेल्जियम अपने बॉर्डर साझा करते हैं। यहाँ के लोग फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, फ्रांसीसी यहाँ की प्रमुख भाषा है। इसके अलावा स्वाहिली और लिंगाला, ये सारी भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। यहाँ ये काफ़ी पिछड़ा देश है, इसलिए यहाँ का लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। अभी तक मात्र 77.04% लोग साक्षर हैं। देखिए, लिटरेसी में साक्षर होता है, बहुत पढ़े लिखे होना बहुत मुश्किल है। कांगो रिपब्लिक बेल्जियम का उपनिवेश था। 30 जून 1960 ईस्वी को कांगो रिपब्लिक बेल्जियम से आज़ाद हुआ। यहाँ जो सरकार है वो रिपब्लिकन सरकार है, नाम में भी जुड़ा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों का मतलब आपको पता ही है। भारत भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। मैं बता दूं दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सब रिपब्लिक नहीं है। इंग्लैंड डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो राजा ही हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है वहाँ का प्रधानमंत्री भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं और राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कांगो रिपब्लिक खनिज संपदा से पूरा तरह से भरा हुआ है। यहाँ कॉपर, गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक और यूरेनियम जैसे कीमती धातु के बहुत सारे खदान हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि यहाँ के लोग, यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है। कुछ इंडस्ट्री है भी तो ये जो 3 बड़े शहर हैं वहीं पर हैं, और वह भी बहुत कम संख्या में है। यहाँ जो सोना, हीरा निकाला जाता है, यूरेनियम जैसी चीज़ें जो निकाली जाती है, वह कच्चे माल के रूप में ही विदेश में सप्लाई कर दिया जाता है। और भ्रष्टाचार इतना है कि उसका सारा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाती है। अगर यहाँ डेवलपमेंट हो तो इनके जो संसाधन है उसको सही ढंग से अगर उपयोग हो तो ये काफ़ी आगे बढ़ सकता है, एक अमीर देश बन सकता है। हालांकि मैं बता दूं यहाँ पेट्रोलियम के खान बहुत कम है, पेट्रोल ये लोग मंगवाते हैं। कांगो डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है। हम इसके बारे में जब वेजिटेशन की चर्चा करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कांगो में किस तरह के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, और एग्रीकल्चर भी यहाँ है। तो ये सारे जो है फैक्ट्स हैं। अब मैं एक बार फिर से आपको एक एक टॉपिक्स बताते जाऊंगा और एक एक टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लोकेशन और लैंड, जमीन कितनी है उसकी चर्चा कर चुके हैं। लोकेशन भी हालांकि मैं बता चुका हूँ। सेंट्रल रिपब्लिक और साउथ सूडान इसके उत्तर में है। युगांडा, रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी ये सब इसके पूरब में है। ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कांगो इसके पश्चिम में है, जबकि जाम्बिया और अंगोला इसके दक्षिण में है। कांगो में जो सबसे बड़ी नदी है वो जायरे रिवर कहलाती है, या फिर उसको कांगो रिवर भी कहते हैं। लेकिन कांगो के अतिरिक्त अल्बर्ट, किवू, एडवर्ड और तंगाइका ये सारी नदियां भी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, और इन नदियों से परिवहन के काम आता है। परिवहन में जो जल मार्ग है उससे व्यापार होती है इन नदियों के थ्रू। कांगो रिवर को यानी जायरे रिवर को हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका कहा जाता है। कांगो रिवर को हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका कहा जाता है। यहाँ का क्लाइमेट क्या है? अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप क्लाइमेट अगर जानना चाहते हैं तो 2-3 चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले लोकेशन, ये कहाँ है, किस जोन में। आपको पता है कि पूरे ग्लोब को 3 जोन में बांटा गया है। जो इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। और दोनों ही जो हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक जोन के बीच में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है वो टेम्परेट जोन होता है। और इसके ऊपर का जो दोनों गोलार्ध वाला पार्ट होता है 66.5 से 90 डिग्री के बीच में, उसको हम फ्रीजिड जोन कहते हैं। तो तीनों जोन का क्लाइमेट अलग अलग ढंग का होता है। जायरे कहाँ है? जायरे सेंट्रल अफ्रीका में है, और यहाँ से होकर के ठीक इसके बीचों बीच से होकर के इक्वेटर गुजरती है। इक्वेटर चूंकि सूरज के धरती हमारी क्या है, टिल्ट है, और इस कारण से जो मध्य का पार्ट है जिसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं वो हमेशा सूरज की ओर ही रहता है सालों भर। इसलिए यहाँ दिन और रात सालों भर बराबर होते हैं। दिन और रात सालों भर बराबर होते हैं। हमारे यहाँ देखिए गर्मियों में दिन कितने बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। सर्दियों में रातें बहुत बड़ी होती है, दिन बहुत छोटा होता है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ दिन और रात के बीच में वेरिएशन बहुत कम होता है। सवेरे होते ही बहुत तेज गर्मी होती है, 2-3 बजते बजते आसमान में बादल छा जाते हैं, और 4 बजे बजते बजते लगभग यहाँ घनघोर बारिश होती है। रात बहुत सुहाना हो जाता है, और चूंकि जब बारिश होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जब कम होता है तो मौसम सुहाना हो जाता है। आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों ऋतुएं एक ही दिन में हर दिन देखने को मिलते हैं। आप समझ ही गए होंगे। वेजिटेशन, यहाँ वानिकी कैसा है? इस चैप्टर का नाम यह है लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों वाला एरिया। पूरे इक्वेटोरियल रीजन में जो भी जंगल पड़ते हैं वो कैसे हैं, वो ईवर ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और जब इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो बादल का फॉर्मेशन होगा, बारिश ज़्यादा होगी, और जब बारिश ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर जंगल ज़्यादा होंगे। अमेजोन जो दक्षिणी अमेरिका में है वह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, और वह भी इक्वेटोरियल जोन में है, और ये भी इक्वेटोरियल जोन में है। तो अमेजोन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा वन है वो आपको कॉन्गो रिपब्लिक में है। यहाँ जो जंगल होते हैं उसके पेड़ काफी लंबे होते हैं, 40 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक ऊंचाई उनकी होती है, और ये कई लेयर, मल्टी लेयर होते हैं। और पेड़ आप कैनोपी की तरह बनाते हैं, छाता की तरह। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है? सूर्य की गर्मी उपलब्धता। तो पेड़ अपना ज्यादा से ज्यादा सूर्य की गर्मी को हासिल करने के लिए ऊपर जाते हैं, और वो लंबे होते चले जाते हैं। तो इस तरह से कई लेयर होते हैं। नीचे में झाड़ियां होती है, बहुत सारे क्रीपर्स जो होते हैं जमीन पर होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उस पेड़ के उस साथ साथ ऊपर चढ़ते हैं। तो ये 3-4 लेयर के यहाँ पेड़ होते हैं, और यही कारण है कि वो कैनोपी से धूप जमीन तक पहुंच नहीं पाती है, बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है, जिस कारण से यहाँ दिन में भी इस जंगल में अंधेरा जैसा देखने को मिलता है। और ये हमेशा हरा भरा रहता है, क्योंकि यहाँ के पेड़ पत्ते गिराते नहीं हैं। सालों भर बारिश होती है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ होते हैं। यहाँ के जंगलों में रबर, कोकोनट, बम्बू और पॉम जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त महोगनी, इबोनी जैसे जो हार्डवुड वाले पेड़ होते हैं वह भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ करीब 2000 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये जो हार्डवुड होता है वह फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाता है। तो आपको बता दूं, लकड़ी पर आधारित जितने इंडस्ट्री हैं उसके लिए ये एक बहुत अच्छा जगह है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो जंगल हैं वो जंगल जैव विविधता से भरा हुआ है। कई तरह के जानवर, सैकड़ों हजारों तरह के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ मेनली एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मम्मल्स सब कुछ पाए जाते हैं। हिपोपोटामस, गोरिल्लाज, जिराफ, चिंपैंजीज, एलिफेंट्स एंड मंकीज। इसके अतिरिक्त बबून्स जैसे जानवर यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े स्नेक्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से पाइथॉन्स बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं वह
एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल से भरे हुए हैं। यानी कि यहाँ के नदियों में मगरमच्छ और घड़ियाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जाहिर तौर पर यहाँ के नदियों में नहाना कितना मुश्किल होता होगा। यहाँ एक स्पेशल मम्मल्स पाए जाते हैं, स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, जिसको ओकेपी कहते हैं। आपके बुक में ये चित्र दिया हुआ है, मैं इस चित्र को दिखा रहा हूँ। ये इनका आधा शरीर जेब्रा का बना हुआ होता है, जबकि आधा पार्ट जो होता है जिराफ का होता है। दुनिया के अन्य देशों की तरह यहाँ भी लोग जो शिकार करते हैं उससे जंगल पर असर पड़ रहा है। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको बांटूज कहा जाता है। सबसे बड़ी आबादी बांटूज की है। हालांकि सैकड़ों तरह के जनजाति यानी ट्राइब्स यहाँ रहते हैं। पिग्मीज यहाँ के जंगलों के बीच में पिग्मीज रहते हैं, जो पूरी तरह से शहरों से कटे हुए होते हैं। पिग्मी अपना जो घर बनाते हैं वो घास, पतवार, लकड़ी, इन सब से झोपड़ियाँ बनाते हैं। जंगल के बीच में मिट्टी से घर बनाते हैं और उसी में वे लोग रहते हैं। इनका मुख्य काम शिकार करना, भोजन को खोजना और मधुमक्खी के छत्ते से मध निकाल करके उसको बेचना, ये सब यहाँ के लोगों के मुख्य काम है। हालांकि अब जंगल से पिग्मी निकल करके शहर की ओर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज फार्मिंग एंड माइनिंग। यहाँ के जो लोग हैं उनके मुख्य पेशा खेती और माइनिंग है, यानी जो सोना हीरा वगैरह निकालते हैं तो उस खदानों में काम करना इनके मुख्य काम होते हैं। यहाँ जो मुख्य फसल होती है उसमें कसावा एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ें ये लोग जमीन के खोद करके निकालते हैं। उसको वे लोग क्या करते हैं, सुखाते हैं, पीसते हैं और उसी की रोटी बना कर खाते हैं। यह स्टेपल फूड है यहाँ के लोगों का। इसके अतिरिक्त ये मेज, बनाना और चावल यहाँ का प्रमुख फसल है। देखिए चावल कहाँ होता है? जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ गर्मी होती है। इक्वेटोरियल रीजन चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा जगह होता है। तो कॉन्गो रिपब्लिक का भी जो मेन फसल है वो चावल ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग कोकोआ, कॉफ़ी, टोबैको और कॉटन की भी खेती करते हैं। यहाँ ये सब कैश क्रॉप्स हैं और इसकी खेती भी कॉन्गो रिपब्लिक के लोग करते हैं। इंडस्ट्री के बारे में हम बता ही चुके हैं कि यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम है। सिर्फ जो तीनों बड़े शहर हैं किंशासा, लुमुम्बाशी और कनंगा, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज लगे हैं, लेकिन वो काफ़ी अपर्याप्त मात्रा में ही है। एक और बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पानी है। कई सारी नदियाँ हैं, बारिश होती है तो पानी से ये लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों के पास तेल और पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में ये लोग क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर ये ज़्यादा निर्भर है। ये देश, ये कॉन्गो रिपब्लिक में सड़क और रेलवे का विस्तार बहुत कम हुआ है। यहाँ के ज़्यादातर लोग हवाई जहाज या वाटरवेज का उपयोग करते हैं, क्योंकि सड़कें बनी हुई नहीं है, हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कम बनी हुई है और अच्छी स्थिति में नहीं है ज़्यादातर लोग। और एक कारण ये भी है क्योंकि जंगली एरिया जो है वो पूरा दलदली है और दलदली एरिया से सड़क बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ सड़क बहुत कम है। हालांकि अब इस देश का भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, लोग नए मॉडर्न लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े होटल्स भी हैं। हालांकि यहाँ महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और लोगों के वेतन कम है। अब देखिए सामान महंगा बिकेगा, आमदनी कम होगी तो जाहिर तौर पर उनका जीवन अच्छा नहीं होगा। तो मैंने अभी जो देश की चर्चा कर रहा था कॉन्गो रिपब्लिक की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके जवाब की हमें प्रतीक्षा रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।